त्रिपुरा पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले वुकला और सहाफी की अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल एडवोकेट अंसार इंदौरी और एडवोकेट मुकेश के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर यूएपीए के तहत त्रिपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसे खारिज करने की दरख्वास्त वुकला ने सुप्रीम कोर्ट से की है। दोनों वुकला के खिलाफ मुजरिमाना साजिश, 2 गिरोहों के बीच दुश्मनी को भाव देना, अमन में रखना डालना समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी मामले की तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, आखिरकार आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा, क्या लगता है सहाफी और वुकला को इंसाफ मिलेगा? जी देखिए, निश्चित रूप से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। हालांकि ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इंसाफ किसको मिलेगा, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले में दलीलें रखी जाएंगी। हालांकि 2 वकीलों और पत्रकारों की याचिका पर सुनवाई करना है, जिसमें साफ तौर से त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों के खिलाफ कथित हिंसा को लेकर जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया था, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं के समेत लगभग 102 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, क्या उन आरोपों में सच्चाई है। यूएपीए की भी धारा जोड़ी गई है, तो उन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट आज विचार करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये भी बात रखी जाएगी कि आखिर जिस तरह सोशल मीडिया गाइडलाइन को लेकर सरकार ने जो तमाम चीजें फिलहाल अभी रखी हैं, उसका वायलेशन तो नहीं हुआ है। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लगभग 11:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले में अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि राहत किसको मिलती। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से सहाफी की बात करें, मुकेश सिंह ने ट्विटर पे सिर्फ इतना ट्वीट किया था कि त्रिपुरा इज बर्निंग, तो ये भी हो सकता है सुशील के इस मामले में पुलिस को वाजे करना पड़े कि आखिर क्यों सिर्फ एक ट्वीट पर उन्होंने यूएपीए लगा दिया, जो कि एक्ट ऑफ टेरर है। देखिए, फिलहाल इस समय ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि फटकार किसे लगाई जाएगी कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से अगर कोई भी बयान दिया जाता है तो निश्चित रूप से उस पर एजेंसियां या कोई भी राज्य सरकारें एक्ट करती हैं। हालांकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन एकदम साफ है कि अगर कहीं भी कोई ज्वलंत मुद्दा हो तो जो आम जनता है वो इस प्रकार के, या जो जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, वो इस प्रकार का कोई ट्वीट ना करें जिससे आम जनता जो है उनमें किसी भी प्रकार की भावना भड़के। तो हो सकता है कोर्ट के सामने पुलिस की तरफ से इस बाबत भी कोई जानकारी रखी जाए कि जिस तरह का ट्वीट किया गया, उस ट्वीट से वहां के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं वैमनस्य फैलता या आने वाले समय में वहां पर स्थिति और विकट हो सकती थी। तो उन तमाम पहलुओं पर बात रखी जाएगी, लेकिन हो सकता है कि कोर्ट में ये भी चीजें रखी जाए कि जिस तरह से फिलहाल एक्ट किया है त्रिपुरा पुलिस ने, वो राजनीतिक मंशा की वजह से किया है या फिर कानूनी मंशा से किया है। इन तमाम पहलुओं पर विचार किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश जारी करेगा। बिल्कुल, तो इस मामले की सुनवाई में क्या कुछ रहता है ये देखना बिल्कुल अहम होगा, क्योंकि लगातार त्रिपुरा पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं और वहीं जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है एडवोकेट्स की, उन पर भी यूएपीए लगा है। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिजाई आलूदगी से कौमी राजधानी दिल्ली बेहाल है। गुज़िश्ता 12-13 दिनों से दिल्ली एनसीआर में धुंध और धुएं का राज है। फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल में बेहतरी होती नजर नहीं आ रही है। आज सुबह भी हवा का मेयार मजमूई तौर पर खराब के जुमरे में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 दर्ज किया गया है। सांस थोड़ी भारी आती है, नॉर्मली आती नहीं, वैसे ही साइकिलिंग करते हुए थोड़ी भारी सांस लेनी पड़ती है। अब थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा है तो आपका छाती जल्दी फूलती है नॉर्मल से। ट्रक्स तो पहले भी बंद होते थे दिल्ली में इस टाइम पे बाहर से आते हुए। स्कूल ठीक है, कोविड भी है अभी चल रहा है, और ऊपर से इतनी जहरीली सांस बच्चे लेंगे तो उनको और परेशानी होगी। अभी तो फिर तो वो डिसीजन थोड़ा ठीक ही है, बट हाँ पता नहीं उससे पोल्यूशन कितना ही कम होगा। क्या कितना % पोल्यूशन गाड़ियों से होता है, दिल्ली की ट्रक से होता है दिल्ली, वो थोड़ा असेस करना चाहिए। वैसे पहले तो होता है, उससे थोड़ा कम होता तो बढ़िया है। वैसे भी नॉर्थ दिल्ली के आसपास थोड़ा ग्रीन एरिया ज़्यादा, तो थोड़ा EQI थोड़ा कम रहता है EQI। बाकी पूरी दिल्ली में देखो क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा दिवाली के बाद ऑलमोस्ट एक मतलब काफ़ी लंबा ब्रेक ही आ गया है रिलेटेड टू फिजिकल एक्सरसाइजेज। बिकॉज पॉल्यूशन करके सुबह सुबह निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ ब्रेथलेसनेस भी होती है, एंड यू हैव टू कवर योर फेस ऑफ कोर्स मास्क के लिए।
तो उसके रिगार्डिंग बहुत छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं, ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर बाद 2 किलोमीटर बाद हमें रुकना पड़ जाता है। एंड ऑफ कोर्स आई इचिंग वगैरह भी काफ़ी होती है। तो ये सब कुछ मेजर इश्यूज़ है जो सुबह साइकिलिंग करने आ रहे हैं। एंड हम लोग भी अब काफ़ी लंबे ब्रेक्स बाद, कभी 2 दिन बाद, कभी 4-5 दिन का गैप आ जाता है, जस्ट बिकॉज डेली एक्सरसाइजेस बहुत मुश्किल हो गई है सुबह। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए इकदाम तो किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की मीटिंग में कई फैसले लिए गए। कमीशन ने रहनुमा खुतूत जारी किए, जिसके तहत दिल्ली एनसीआर इलाके में ताहुक्मसानी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने की हिदायत दी गई है। बाहर से आने वाले ट्रकों को 21 नवंबर तक दिल्ली में दाखिला नहीं मिलेगा। सिर्फ अशियाए जरूरिया से लदे ट्रकों को ही दिल्ली में दाखिले की इजाजत होगी। इसी के साथ साथ सभी सरकारी दफातर को 21 नवंबर तक 50% गुंजाइश के साथ काम करने को कहा गया है। डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। दिल्ली के आसपास 11 में से सिर्फ 5 थर्मल पावर प्लांट को चलाने की हिदायत दी गई है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील पांडे, तमाम तर इकदाम तो किए जा रहे हैं, क्या इन इकदाम की जो मियाद है वो टेम्परेरी होगी या फिर इनको परमानेंट रखना पड़ेगा? जी देखिए, साफ तौर से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है, जिसमें साफ तौर से अगर बात किया जाए तो आज की अगर हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो साफ तौर से दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि यूनिवर्सिटी एरिया का वो 403 है। नोएडा की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 517 है, जो सबसे ज्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मथुरा रोड जो दिल्ली से थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे वहाँ 404 है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि राजधानी दिल्ली में अगर प्रदूषण का स्तर इतना तेज है तो उसको कैसे कम किया जाएगा। और उसी बाबत कल फिलहाल देर शाम तक पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से और जो पर्यावरण के हेड हैं MM कुट्टी, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई, जिसमें तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। एक रोड मैप तैयार किया गया है और जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक साफ तौर से जो सरकार की तरफ से फैसले लिए गए हैं उन फैसलों के मुताबिक दिल्ली में तमाम जो गाड़ियां हैं जो सड़कों पर चल रही हैं उनमें कमी देखने को मिल सकती है। जो सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जाने वाला है आने वाले दिनों में। जो ट्रक्स हैं यानी कि जो दिल्ली एनसीआर में बाहर राज्यों के जो ट्रक हैं एसेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले, उन्हीं को सिर्फ एंट्री दी जाएगी और वो भी एंट्री तब दी जाएगी जब उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट एकदम सही होगा। डीजल जनरेटर जो चलते हैं फिलहाल तमाम सोसाइटीज में, सरकारी दफ्तरों में, उसको पूरी तरीके से बैन लगाने की भी बात कही गई है मीटिंग में। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पार्किंग रेट्स है राजधानी दिल्ली में उसको भी शायद बढ़ाने के मामले में आने वाले दिनों में फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अगर पार्किंग रेट्स बढ़ाए जाएंगे साहिबा तो निश्चित रूप से लोग अपने घरों से जो गाड़ियां लेकर निकलते हैं वो कम निकलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो विजिट करेंगे। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल फैसला लिया गया है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में ही सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार अपना एक डिटेल हलफनामा दाखिल करे। देखना बेहद अहम होगा और आज की सुनवाई बहुत क्रूशियल होने वाली है, क्योंकि आज तमाम जो राज्य सरकारें हैं साहिबा और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को कैसे संतुष्ट करती है कि प्रदूषण को तुरंत कैसे रोका जाए। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के दिल्ली में हालात बने हुए हैं उसमें जरूरत इस बात की है कि अब टेम्परेरी के बजाय परमानेंट सॉल्यूशन इस बात को लेकर निकाला जाए। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद कैंप के हामियों ने इस्तीफा दिया है, तंजीमी ओहदों से इस्तीफा दिया गया है। पार्टी सदर सोनिया गांधी को इस्तीफे सौंपे गए हैं। आपको बता दें कि क़यादत में तब्दीली के मुतालबे को नजरअंदाज किए जाने से ये लोग नाराज हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद कैंप के हामियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे समीर इस वक्त जुड़ गए हैं। समीर, आखिर क्या वजह है जो इतना बड़ा झटका कांग्रेस को लगा?
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा साहिबा, और ये बहुत बड़ी खबर है, और जो खासकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर है। कांग्रेस यहाँ पे पहले से ही दो फाड़ थी, और जाहिर तौर पर यहाँ पे दो कैंप है। एक जीए मीर का कैंप है, जो गुलाम अहमद मीर जो इस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट है, और उसके साथ जो गुलाम नबी आज़ाद है, उनका अपना एक कैंप है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद नेशनल पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे हामी हैं यहाँ पे, बहुत सारे लीडरान हैं जो उनके कैंप में है, जो उनको मानते हैं और उनके साथ ही रहते हैं जब भी वो यहाँ विजिट करते हैं। तो फिलहाल गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में ही है। वो इस टाइम आज किश्तवाड़ और डोडा के दौरे पर है, वो बानहाल में थे कल। तो जाहिर तौर पर जब आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी जब वो यहाँ पे दिवाली के बाद आए थे, तो उन्होंने एक बड़ा यहाँ दिवाली मिलन किया था, उसमें बड़े लीडरान यहाँ पे शामिल हुए थे, उनके हामी। तो जाहिर तौर पर गुलाम नबी आज़ाद का जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है जे.एंड.के पॉलिटिक्स में, वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में राहुल गांधी को G23 जो लीडरान है उनमें गुलाम नबी आज़ाद पहले नंबर पे थे। उसके बाद उनको वहां पे थोड़ा बहुत किनारे पर किया गया है। तो जाहिर तौर पर अब वो यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अब असेंबली के इलेक्शंस बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो वो चाहते हैं कि वो अपना गलबा जो है वहाँ यहाँ पे पूरा उसका रहे, उनका कब्जा यहाँ पे रहे। तो उसी को देखते हुए जो उनके लीडरान है, तकरीबन कहा जा रहा है कि 30 से ज्यादा हामी जो टॉप पोजीशंस पर थे जे.एंड.के कांग्रेस में, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट है G.M. सुरूरी है, जुगल किशोर है, मोहम्मद अमीन भट्ट है जो फॉर्मर MLA है, वकार रसूल है, बहुत सारे ऐसे जो लीडर हैं जो उनके हामी हैं यहाँ पे, और जो अच्छी पोजीशंस पर कांग्रेस में है। कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई सेक्रेटरी है, कोई यूथ प्रेसिडेंट है। तो उन सभी ने रिजाइन दिया है। उनका ये मुतालबा है कि GM जो यहाँ पे इंतजामी चुनाव है, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट बदलने का है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जीए मीर जो है, गुलाम अहमद मीर, वो कई सालों से अब यहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, एज ए सदर काम कर रहे हैं। तो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, पार्टी को नई शक्ल, नई ताकत देने के लिए अब उनका हटना जरूरी है, और हम ये बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए, यहाँ पे नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति की जाए, अपॉइंटमेंट की जाए, लेकिन हमारी बात को कोई सुन नहीं रहा है। तो उसी प्रोटेस्ट में उन्होंने रिजाइन दिया है। रेजिग्नेशन लेटर्स जो है उन्होंने भेजी है। एक तो जो वर्किंग प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी है, राहुल गांधी को भी भेजा, और जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर की प्रतिभा पाटिल, जो जे.एंड.के की जो इंचार्ज है, उनको भेजा गया है ये लेटर, और साफ तौर पर उसमें कहा गया है कि हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम तब तक कोई बिल्कुल। तो क़यादत में तब्दीली के मुतालबे को लेकर नजरअंदाज किए जाने से ये लोग नाराज हैं, और इसी के नतीजे में इन लोगों ने इस्तीफे की पेशकश सोनिया गांधी को कर दी है। समीर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। करतारपुर राहदारी आज से खुल जाएगी। राहदारी खुलने के मरकज के फैसले से सिख खुश हैं। गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। प्रकाश उत्सव के मौके पर करतारपुर राहदारी को खोलने का मुतालबा मुख्तलिफ गोशों से किया जा रहा था। कोरोना फूट पड़ने की वजह से इस राहदारी को मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। 2019 में ये राहदारी खुली थी। हिंदुस्तानी सरहद से तकरीबन 5 किलोमीटर की ये राहदारी पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब को जाती है। ननकाना साहब, पंजा साहब जी, डेरा साहब, करतारपुर साहब, पाकिस्तान जिन्हें अपने गुरु नानक देव जी के संबंधित स्थान हैं, सारे स्थानों से जा रहे हैं जी। बड़ी मुश्किल नाल वीज़ा मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी है जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का जी। सस्ता कहने सारे रस्ते खुलन, संगत आसानी नाल आ जा सकन। कुछ इन्हां सरकारां ने, कुछ श्रोमणी कमेटी का बड़ा वड्डा उपराला, जिन्होंने इन्नी अपने सिर के उत्ते भार लैके तो इन्नी दुनिया को अपन भेजना उत्थे ते गुरु महाराज के चरणों में जाना। फिर जिहड़ा तुसीं दसदे हो भी वो लांघा खोलिया, ये बहुत बहुत धन्नवाद है ना सरकारां दा, जिन्हां ने इन्नी गल सोची है। ये मतलब मेन अपना करतारपुर साहिब आ, उस तो बाद पंजा साहिब है ना, ते ननकाना साहिब ते सच्चा सौदा, ਉਹਦੇ पूरे मतलब साडा डेरा साहिब ते पूरा 9 दिनों का है ना यात्रा है पूरी, ਤੇ 26 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर वजारत दाखिला दफ्तर में मीटिंग होगी।
दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला की सदारत में ये मीटिंग होगी। नेम फौजी फोर्सेस के डीजी और आईबी के अफसर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। तो इस मीटिंग में क्या कुछ खास होने वाला है, इस पर हमारी अहम नजर बनी रहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पर यह मीटिंग बहुत अहमियत की हामिल है। वजारत दाखिला दफ्तर में ये मीटिंग होगी। दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला इस मीटिंग की सदारत करेंगे। आपको बता दें कि इस मीटिंग में नीम फौजी फोर्सेस के डीजी और आईबी के अफसरान शिरकत करेंगे। जबरन वसूली के इल्जामात का सामना कर रहे मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मई से लापता हैं। उनके खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच में 12 गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं, जिसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया है। जबरन वसूली के सिलसिले में परमबीर सिंह के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और क्राइम ब्रांच उनसे जांच में ताउन चाहती है। 3 बार गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के बावजूद वो जांच एजेंसियों के सामने नहीं आए हैं। परमबीर के इस रवैये को देखते हुए क्राइम ब्रांच उन्हें भगौड़ा साबित करना चाहती है। इस मामले पर आज किला कोर्ट में समाअत है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। प्रशांत, आखिर मई के महीने से परमबीर सिंह गायब कहाँ हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है और यही एक वजह है कि परमबीर का ना तो कोई जवाब देना, ना तो खुद हाजिर होना जी जांच एजेंसियों के सामने, ये उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बनी है खुद अपने आप। और यही एक वजह है कि अदालत का रुख जो है क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की तरफ से किया गया है, जहां पर इस बात को रखा जाएगा, एक एफिडेविट दी जाएगी। उस एफिडेविट में उन सभी कारणों को मेंशन किया जाएगा कि किस कारणों के चलते इन्हें भगोड़ा घोषित किया जाए। क्योंकि परमबीर सिंह ने ना तो समन का कभी जवाब दिया, ना ही जब उन्हें बुलाया गया पूछताछ के लिए तब कोई जवाब दिया, और जब ये तो उनके खिलाफ जब नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया उसके बाद भी उनका कोई जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। वो मुंबई में इंडिया में है कि नहीं, इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पा रही, इस बात का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में अब क्राइम ब्रांच का रुख जो है वो कड़ा हुआ है और क्राइम ब्रांच ने अदालत का रुख किया हुआ है। आपको बता दूं कि कल ही ये एफिडेविट जो है क्राइम ब्रांच अदालत में देने वाली थी, लेकिन कल जज की तबीयत खराब होने की वजह से जज नहीं आए थे अदालत में। यही वजह है कि कल इस प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे पाया गया। आज जो है 11 बजे बाद अगर रिपोर्ट बैठता है, क्योंकि कल तबीयत खराब होने की वजह से ये थोड़ी सी आशंका है कि आज भी शायद अगर जज ना आए तो इस मामले को कल के लिए फिर से टाल दिया जाएगा। लेकिन जज अगर आते हैं, उनकी तबीयत ठीक रहती है, तो क्राइम ब्रांच अपनी एफिडेविट लेकर के तुरंत अदालत पहुंचेगी और उन सारी बातों को उस एफिडेविट में रखा जाएगा और मांग की जाएगी कि परमबीर सिंह को जो है भगौड़ा घोषित किया जाए। बिल्कुल, तो 11 बजे देखना अहम होगा कि इस मामले को लेकर क्या समाअत होती है और क्या वाकई परमबीर सिंह को भगौड़ा साबित किया जाएगा। आज प्रशांत, बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी के दौरे पर रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा भी लेंगे योगी आदित्यनाथ। दूसरी तरफ आला ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग भी लेंगे। वाज़ेह हो कि 19 नवंबर को पीएम मोदी झांसी के महोबा जाएंगे, जहां वो इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक